अच्छा, हमने कल यहीं पे ख़त्म किया था जहाँ पर हमने ट्री डायग्राम को स्टार्ट किया था डिस्कस करना। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ना आपकी ट्री डायग्राम जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ब्रांच की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो पे रिड्यूस हो जाती है। इवन इन दोज केसेस अवॉइड करो कि आप अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस कम करें। इफ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन यस, आपकी ब्रांचेस अगर चेंज हो जाती हैं तो दैट इज़ फाइन, बट अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट नहीं है और आप सेम सिचुएशन में हो तो फिर प्लीज़ इसके कहना मैं अपनी ब्रांचेस जो हैं वो कम मत करिएगा। मैं भी आपको एग्जांपल भी देता हूँ, आपको वहां से भी पता लग जाएगा। तो आपके पास जो ये मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ ब्रांचेस बनाई थी, बेसिकली एवरी सेट रिप्रेजेंट्स द अटेम्प्ट्स यू आर गोइंग टू मेक। तो फॉर इंस्टेंस, अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने टू मैचेस खेलने, ठीक है, टू मैचेस खेलने और आप उसकी ट्री डायग्राम बना दें, तो टू मैचेस की ट्री डायग्राम ये नहीं होगी कि आपने ये दो ब्रांचेस बना दी, दीज आर रिप्रेजेंटिंग टू मैचेस। ऐसा नहीं है। आपके पास हर मैच की दो ब्रांच बनेगी क्योंकि आपको मैच की सिचुएशन पे फोकस करना है। ठीक है। एंड योर मैच सिचुएशन कैन बी कि आप विन करोगे या फिर आप मैच लूज करोगे। दिस इज द सिचुएशन फॉर मैच नंबर वन। ठीक है, ये मैच वन हो गया। वो कहें या ना कहें, सिचुएशन हमेशा ऐसे ही बनती है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में अब आपने मैच टू खेलना है। ठीक है। तो ये कल वाली वही बात कि बच्चे मैच टू की क्या गलती करते हैं, बच्चे यहां पर प्रॉबिलिटी बना देते हैं। बेटा, कंटिन्यूएशन जो है वो आपकी पिछले ब्रांच के साथ ही होगी। ठीक है। तो आप अगर पहला मैच विन कर जाते हो देन यू विल प्ले द नेक्स्ट मैच, जो कि दोबारा रिजल्ट होगा इन ईदर विन और अ लूज और अ लॉस। या फिर आप मैच लूज कर जाते हो विच विल अगेन कंटिन्यू विद टू डिफरेंट ब्रांचेस, जिसका रिजल्ट दोबारा वही होगा, विन और अ लॉस। तो आपका मैच नंबर वन जो है और आपका मैच नंबर टू जो है, प्लीज हमेशा आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वहीं से कंटिन्यू करेंगी जहां पर आपने पिछली वाली पॉसिबिलिटीज को एंड किया। ठीक है। तो उनको दरमियान में कहीं रैंडमली अपनी मर्जी से नहीं बना देना कि वो यहाँ पर जो है वो बननी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जहां पर आपकी पिछली इवेंट खत्म होएगा वहीं से आपका अगला इवेंट शुरू होगा। अब आपके पास दो टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट्स आती हैं। वन इज विद रिप्लेसमेंट एंड द सेकंड इवेंट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि विद रिप्लेसमेंट के केस में आप जो भी चीज कंज्यूम करोगे उसको आप रिप्लेस कर दोगे, विच वुड मीन कि आपका जो टोटल काउंट है या फिर आपका सिनेरियो है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल और द कैटेगरी विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। हाउएवर, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपकी हर अटेम्प्ट पे टोटल भी माइनस वन होगा और जिस कैटेगरी को आप अप्रोच कर रहे हो वो भी माइनस वन होगा। ठीक है। माइनस वन क्यों, माइनस टू क्यों नहीं हो सकता, माइनस थ्री क्यों नहीं हो सकता? सर जी, ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? मत अभी तो बताया था कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो भी चीज कंज्यूम करोगे उसको वापस रिप्लेस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डब्बे में से एक पेन निकाला और फिर वापस एक पेन डाल दिया ताकि डब्बे के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ पेन है वो सेम रहे।
और विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्जांपल अभी देने लगा था। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी जो कैटेगरी है या फिर आपकी जो टोटल वैल्यू है, ये हमेशा रिड्यूस होगी बाय 1, बाय 2 नहीं हो सकती, बाय 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इवन दो अगर आपको क्वेश्चन कहे ना कि आपने 2 चीजें निकालनी है या आपने 3 चीजें निकालनी है, आप वो ऑल 3 थिंग्स इन अ सिंगल गो निकाल सकते हैं। आप हमेशा उसको 1 बाय 1 ऑपरेट करोगे। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने 2 चीजें निकालनी है, तो यस अल्टीमेटली तो -2 ही होगा, बट इन द फर्स्ट स्टेप -1 होगा, फिर इन द नेक्स्ट स्टेप फिर दोबारा -1 होगा। ठीक है? तो आपने कभी भी डायरेक्ट जो है वो 2 चीजें या 3 चीजें 4 चीजें नहीं निकालनी। हमेशा इट इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब विदाउट रिप्लेसमेंट एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन में मेंशन करता है कि आपने इस सिचुएशन को विदाउट रिप्लेसमेंट डील करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रेड कलर की बॉल्स हैं, ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। ये सिचुएशन विद रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। अगर विद रिप्लेसमेंट होगी तो एग्जामिनर डज नॉट नीड टू मेंशन। ठीक है? ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। बट इफ दिस इज वर टू बी सॉल्व विद आउट रिप्लेसमेंट, तो एग्जामिनर बताएगा कि भाई ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। बट देयर आर फ्यू सिचुएशंस जहां पर एग्जामिनर अगर साइलेंट भी रहे, देन इट वुड स्टिल मीन कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। सबसे पहली सिचुएशन कि आप कुछ खा रहे हो, अब प्लेट थी फुल ऑफ कुकीज, आपने उनमें से एक कुकी खा ली, तो उस कुकी को रिप्लेस कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो दिस सिचुएशन इज ऑटोमेटिकली अ विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन। आप एक टीम बना रहे हो बंदों की। ठीक है? आप एक बंदों की टीम बना रहे हो। अब वो टीम जो है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। मैंने अरहम को अपनी टीम में रख लिया, तो कोई और बंदा अरहम को अपनी टीम में नहीं रख सकता, क्योंकि अरहम पिक हो चुका हुआ है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर इवन इफ द एग्जामिनर रिमेन्स साइलेंट, तो वो सिचुएशन इटसेल्फ बता रही होती है कि भाई मैं विदाउट रिप्लेसमेंट ही। ठीक है? अब इन दोनों का इफेक्ट क्या आता है वो देखिए। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, बल्कि 2 बॉक्स बना लेते हैं। दिस इज बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 में यू हैव 3 रेड एंड 2 येलो। 3 रेड एंड 2 येलो। ठीक है? और फिर अगले वाले बॉक्स में यू हैव दीज मेनी ब्लूज एंड दीज मेनी रेड्स एंड दीज मेनी येलोस। ब्लूज कितने बन रहे हैं? 6, 3 येलोस एंड 4 रेड्स। ओके। क्वेश्चन में हमेशा ट्री डायग्राम जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ द सर वो ट्री डायग्राम चैप्टर बनी का होती है, प्रोबेबिलिटी। तो बाकी की जो रिमेनिंग ट्री डायग्राम होती है वो या तो आपने कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, या फिर उसी के गिवन वैल्यूज के थ्रू आपने फिगर आउट करनी होती है। ठीक है? तो इसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, और पहले हम डायग्राम बनाते हैं विद रिप्लेसमेंट की। ठीक है? तो बॉक्स नंबर 1 से कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 2 ब्रांचेस निकलेंगी। दिस इज बॉक्स नंबर 1। और उन 2 ब्रांचेस की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? ईदर अ रेड और अ येलो। और अब जो बॉक्स नंबर 2 है, दोबारा वही वाली हरकत कि बॉक्स नंबर 2 को यहां पर नहीं बना देना। बॉक्स नंबर 2 की कंटिन्यूएशन पिछली ब्रांच की एंडिंग पॉइंट से होगी। तो अगर आपने रेड अचीव कर लिया, तो आपके पास
ब्लू, येलो और रेड। अगर आपने येलो अचीव कर लिया तब आपके पास ब्लू, येलो और रेड। फातिमा, बाय लुकिंग एट द ट्री डायग्राम कैन यू टेल मी कि मैंने कितनी अटेम्प्ट्स की हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की? So 3. पूरी वेन डायग्राम, पूरी सॉरी ट्री डायग्राम, पूरी ट्री डायग्राम में कितनी अटेम्प्ट्स हैं इन टोटल टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स? 8. टू। देयर आर ओनली टू अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ समथिंग आउट। ये दोनों एक अटेम्प्ट कंसिडर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं रेड एंड येलो दोनों नहीं निकाल सकता, दोनों में से कोई एक ही कलर निकलेगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल अटेम्प्ट। एंड सिमिलरली जो भी कलर पहले निकालूंगा उसके बाद वाले जो कलर हैं वो भी एट अ टाइम एक ही निकल सकते हैं। हाँ, वन बाय वन सारे निकल सकते हैं, बट एट अ टाइम इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो सिर्फ एक ही निकल सकता है। तो विच वुड मीन मेरी अटेम्प्ट्स टू हैं इन टोटल। बाकी सारी जो आपको नजर आ रही है ये पॉसिबिलिटीज हैं उन अटेम्प्ट्स की। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉसिबिलिटीज आप मुझे बताएं कौन कौन सी हो सकती है, तो हर पाथ के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि पहला रेड निकालें, दूसरा ब्लू निकालें, पहला रेड निकालें दूसरा येलो निकालें, पहला रेड निकालें दूसरा रेड निकालें, पहला येलो निकालें फिर ब्लू निकालें, येलो, येलो, येलो एंड रेड। ठीक है, ये सारे, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जो इस सिचुएशन में हो सकती हैं। और अगर आप नोटिस करें तो हर ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, विच मींस दो अटेम्प्ट्स। बाकी सारी जो ब्रैकेट्स हैं दे आर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ दोज अटेम्प्ट्स। ठीक है, बट अटेम्प्ट्स दो ही हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आपने प्रोबेबिलिटी ये ट्री डायग्राम में समझनी है वो ये है कि द अपकमिंग वैल्यू द अपकमिंग वैल्यू will always be multiplied with the previous one। ठीक है, क्यों? Because the upcoming value is dependent on the previous one and it makes sense as well कि भाई ये वाला जो ब्लू है सेकंड ब्लू, ये तो तब तक निकलेगा ही नहीं ना जब तक पहले रेड नहीं निकालूंगा। रेड ब्लू का पेयर ही ऐसे बना हुआ है, तो जब तक पहला रेड नहीं निकलेगा तब तक दूसरा ब्लू तो निकल ही नहीं सकता। तो इस केस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं ये सारी ऐड होंगी, आप जितनी मर्जी कंसिडर कर लें इन द गिवन सिनेरियो। तो टू कीप इट वेरी सिंपल, जो आपके पेयर्स हैं ये वाले, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीपल पेयर्स की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे टू गेट टू द टोटल प्रोबेबिलिटी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों पेयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सर कोई एग्जांपल देते? इस चीज की अभी वो आगे ये कहने लगा मतलब था। सबर सबर सबर, अब वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमने ऊपर बॉक्स वन की भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो प्रोबेबिलिटीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बॉक्स वन में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? 3/5।
येलो की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? 2/5। कल मैंने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटीज को एक तो सिंप्लीफाई नहीं करना और ट्री डायग्राम के ऊपर लिखनी है। ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? 6/13 और 3/13, 4/13। 6/13, 4, 3/13 एंड 4/13। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये है कि सर ये वाली वैल्यू 3 कैसे हो सकती है जब ये 3 है, ठीक है, किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ऊपर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, विच मीन्स आपने एक येलो निकाल लिया है, तो नीचे येलो जो है वो 2 नहीं हो जाने चाहिए। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपका जो एक पाथ है वो दूसरे पाथ की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस ये पॉसिबिलिटीज बता रही हैं कि इन एनी गिवन टाइम क्या हो सकता है। तो या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, एंड नहीं है, और है, ठीक है। तो either the first will happen or the second will happen. Both cannot happen at the same time. Both can be or will be considered in the probability, yes, but both cannot happen at the same time. For example, question कहता है find the probability that the first is yellow, ठीक है। तो अब आपने वो सारे पेयर्स देखने हैं जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, और उसका स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट कलर पेयर में येलो होना चाहिए, विच मीन्स ये वाला पेयर, ये वाला पेयर एंड ये वाला पेयर, ये तीनों पेयर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंसिडर हो सकते हैं, क्योंकि तीनों आपकी स्टेटमेंट फुलफिल कर रहे हैं दैट द फर्स्ट वैल्यू हैज टू बी येलो। सर जी, हाँ, सर जी, ये बॉक्स नंबर 1 में 5 और बॉक्स नंबर 2 में 13 क्यों है टोटल? वो वैसे ही, मतलब दोनों बॉक्स डिफरेंट थे ना, आई मीन खुद ही बनाए थे, तो आई मीन 13 कर अच्छा दिया। अच्छा अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, सेम क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, तो हमने कहा कि हमने 3 पेयर्स की प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है, तो हमें येलो और ब्लू की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें येलो और येलो की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और हमें येलो और रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमें इन 3 पेयर्स की प्रोबेबिलिटीज चाहिए। अब ऊपर हमने डिसाइड किया कि पेयर के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है और मल्टीपल पेयर्स में एडिशन होती है। तो येलो और ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6/13। येलो येलो की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 2/5 3/13। और येलो रेड की कैसे होगी? 2/5 4/13। अब ये सारे इंडिविजुअल पेयर्स की प्रोबेबिलिटीज हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? सबको ऐड कर देंगे। तो पहले वाला देखो क्या बनता है, 12/65, 6/65, 8/65, सबको ऐड कर दो, तो 12 + 8 26/65। ये फाइनल आंसर होगा, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है मूसा, ये पूछ रहे थे ना। हाँ जी सर। तो इसी तरह के वो और स्टेटमेंट्स भी दे सकता है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी बता दें कि दोनों येलो होने चाहिए। तो आपने देखने के ऊपर में से कौन सा पेयर जो है वो आपकी इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है कि दोनों येलो होने चाहिए। ठीक है, ये पेयर शेयर जो है ना, ये
क्वेश्चन नहीं लिख के देगा, क्वेश्चन आपको सिर्फ ट्री डायग्राम तक दे सकता है, बाकी आपने जो भी करनी है वो आपकी अपनी पार्ट ऑफ योर वर्किंग है। और सेकंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि ट्री डायग्राम एग्जामिनर ने बना के नहीं दिया हुआ और आपको ट्री डायग्राम लग रहा है कि जरूरत पड़ जाएगी, तो आप अपने माइंड में ट्री डायग्राम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। आज देखो क्लास कितनी सुकून वाली है, कोई टेंशन नहीं कि टाइम खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं कि अगली क्लास है, आराम से सुकून से घर में बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छा, अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? सर लेट्स से ऑनलाइन मेरे क्लास पास, ही नहीं जाता सर। तुम पढ़ नहीं रहे अभी? सर समझ ही नहीं आ रही कुछ। पक्की बात है? जी सर। तुम्हारा तुम्हारा पॉइंट कुछ और है ना, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही होगी। सर पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा। तुमने खुद ही अपना पॉइंट डिस्ट्रॉय कर लिया। अच्छा, ये प्लेट है कुकी की, ठीक है। मानो टोटल कितनी कुकीज चाहते? So 8, 9. नहीं नहीं, टोटल आप 99 कुकीज खाना चाहती हैं? बड़ी उसमें भूखी हैं आप। मतलब कितनी दफा प्लेट को रीच आउट करना चाहती हैं? ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स? 3 times. ओके, तो मानूर कह रही है कि मैं इस प्लेट में से 3 कुकीज खाना चाहती हूँ, विच मीन्स मानूर कांट ईट 3 कुकीज एट द सेम टाइम, शी विल हैव टू डू इट वन बाय वन। अच्छा, तो पहले राउंड की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, कितनी है? दैट इज 4 ओवर, कितनी बनती है टोटल, कितना? 9, आई 9. थिंक 4/9। ठीक है, स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बनती है 3/9, और ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी बनती है 2/9। अच्छा फातिमा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाउ मेनी ब्रांचेस विल आई ड्रॉ? 2. व्हाई वुड आई ड्रॉ 2 ब्रांचेस, फातिमा? सर जी मैं तो सारी की इकट्ठी खा लूं, एक एक करके कौन खाता है? आप दरिंदे हैं ना इसलिए। जी फातिमा, हाउ मेनी ब्रांचेस विल आई ड्रॉ? So 3. व्हाई डिड यू से 2 फर्स्ट? Sir, मैंने देखा नहीं था. 3 ब्रांचेस। व्हाई वुड वी ड्रॉ 3 ब्रांचेस? क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कुकीज हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास राउंड है, एक हमारे पास स्क्वायर है, और एक हमारे पास ट्राई है, ठीक है। अच्छा, अब महानूर ने कहा कि मैंने 3 कुकीज खानी है इन टोटल, तो ये जो मैंने सामने बनाई है, ये 3 कुकीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कुकी नंबर 1 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। महानूर इन तीनों में से कोई एक कुकी सक्सेसफुली कंज्यूम करेगी, हमें तो नहीं पता कौन सी है, महानूर को भी नहीं पता कौन सी है, तो शी विल एंड अप कंज्यूमिंग ईदर वन ऑफ दिस, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर वो, तो वो राउंड कंज्यूम कर लेती है, तो राउंड के बाद आगे दोबारा कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी सेकंड अटेम्प्ट के लिए? दोबारा 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर अगर स्क्वायर कंज्यूम कर लेती है, तो फिर दोबारा उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर वो ट्राइएंगल कुकी कंज्यूम करती है, तो तब भी उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब ये जो मैंने, मानो ये जो मैंने सामने लिखी हुई है RST 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 RST, ये सेकंड अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटीज है या ये टोटल पॉसिबिलिटीज है? Sir, I think
सेकंड अटेम्प्ट किया है। ये सेकंड अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटीज है। अगेन अब सेकंड अटेम्प्ट में मैं ये सारी कुकीज नहीं खा जाऊंगा, बट मैं सेकंड अटेम्प्ट में इन सारों में से कोई एक पाथ को सक्सेसफुली अचीव करूंगा। ठीक है। अब इसी तरह सेकंड के बाद मेरे पास थर्ड अटेम्प्ट भी आएगी। ठीक है। इसी तरह आप हर एक के सामने बनाते जाओगे। अगर कोई कह रहा सर पेपर में तो हमारे पास जगह नहीं होगी, रयान का मोस्ट लाइकली ऐसे कोई कमेंट आएगा, तो बेटा पेपर में ना एग्जामिनर आपको ट्री डायग्राम बना देगा, आपने वैल्यूज फिल करनी होगी, तो जगह का फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि जब वो खुद सॉर्ट आउट करके देगा तो फिर आपके पास इतनी जगह होगी कि आप आराम से बना सकते हैं उसे। अच्छा। सर मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि मुझे था कि तुम ही पूछोगे। अच्छा, अब देखिए आपने ये फिल कैसे करनी है। तो राउंड है 4/9, ये है 3/9, और ये है 2/9। ठीक है ऐसे। अच्छा, अब ये आपकी जो ब्रांच है, ये एक प्रोबेबिलिटी है इन दैट गिवन इंस्टेंट। ऐसे तो हमने कहा है कि ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, विच मीन्स कोई सी एक पूरी होगी। तो आप जिस भी ब्रांच के आगे जाके वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि वो वाली आपने चीज जो है वो अचीव कर ली है। अगर आप यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो दैट वुड मीन कि महानूर ने रेड कलर की जो कुकी, सॉरी राउंड कलर, राउंड जो कुकी है वो खा ली है। तो जब राउंड इसने महानूर ने कुकी खा ली है, तो विच मीन्स राउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और जब राउंड की वैल्यू -1 होगी तो टोटल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। तो हेंस अगली दफा राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। ठीक है। और इस पूरी पॉसिबिलिटी में अभी तक महानूर ने स्क्वायर कुकी को टच नहीं किया, ट्राइंगल कुकी को टच नहीं किया, तो स्क्वायर अभी भी 3 ही रहेंगी और ट्राइंगल अभी भी 2 ही रहेंगी। ठीक है। हाउएवर टोटल जो है वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, विच इज लॉजिकल एज वेल, क्योंकि राउंड एक कम होगी तो प्लेट पे जब कुकीज ही कम हो जाएंगी तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपकी नंबर ऑफ कुकीज जो है वो भी तो कम होंगी ना, तो हेंस आपकी प्रोबेबिलिटीज भी इफेक्ट हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर महानूर स्क्वायर वाली पहले खा लेती तो फिर अगली दफा स्क्वायर में -1 होता और राउंड कुकी जो है वो एज इट इज रहती, स्क्वायर वाली 2/8 हो जाती और ट्राइंगल जो है वो भी 2/8 ही रहती। ठीक है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर ऊपर आपने कहा था कि राउंड 3/8 हो गई, नीचे 4/8 कैसे हो गई। ये बिल्कुल स्टार्ट में आज की क्लास में हमने डिस्कशन की थी कि ये आपकी जो पाथ्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एट अ टाइम एक ही होगा, विच मीन्स अगर आप कोई नया पाथ फॉलो कर रहे हो तो पिछले वाले पाथ की सारी वैल्यूज जो है वो रीसेट होके 0 पे होगी। तो अगर आप स्क्वायर वाला पाथ फॉलो करना शुरू कर रहे हो, विच मीन्स यहां पर जो भी हुआ था वो सारा कुछ वापस रीसेट हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप कॉल ऑफ ड्यूटी में नहीं कहते अब रीस्पॉन हो गए, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा रीस्पॉन हो गए हो और अब आप वहां से दोबारा चलोगे। ठीक है। सिमिलरली जब आप नीचे वाला फॉलो करोगे तो यहां पर ट्राइंगल वाली एक कम होगी, 1/8, राउंड 4/8, स्क्वायर 3/8। ठीक है। ये सेकेंड अटेम्प्ट को फिल करने में कोई मसला,
कोई मसला तो पूछो। नहीं, अच्छा। अब सर ये इसी एस तरह क्या आपने है? सेकंड, क्या चीज? सर ये एस क्या है? एस स्क्वायर है। अच्छा। और अब जब आप सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट में जंप करोगे तो दोबारा सेम सीन है कि आप जिसको भी जंप करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से जंप कर रहे हो तो रेड फर्दर -1 हो जाएगी। अगर यहां से जंप करोगे तो ये -1 हो जाएगी। अगर यहां से जंप करोगे तो t-1 हो जाएगी। विच मीन्स आर आपकी ऑलरेडी 3 पे रिड्यूस हो चुकी हुई थी। ये 2/7, 3/7 और 2/7 रह जाएगी। जब आप, अगर आप सेकंड पहले वाली नहीं जंप करते, नीचे वाली जंप करते हो, तो उसमें स्क्वायर वाली कम होंगी, दैट मीन्स 2/7। ट्राइंगल आपकी 2/7। अब प्लीज रिमेंबर कि इस वाली जंप में अब आप पिछली वाली आंसर्स को आगे फॉरवर्ड करोगे। ये ना करना कि शुरू वाले जो आप वो राउंड वाली है 4, वो टोटल काउंट आप वहां से उठा के ले आए। वो टोटल काउंट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 3/7 होगा। 4/7 क्यों नहीं आ सकता वहां पर? क्योंकि आप ऑलरेडी एक दफा पाथ कंसिडर क्रॉस करके आए हुए हो, विच मीन्स एक राउंड तो कम होगी हुई है। अब आगे आप जितने मर्जी कंसिडर कर लो, एक राउंड तो कम है ही है। ठीक है। नीचे वाली में देखो जरा। नीचे वाली का सबसे एंड वाला मैंने बताना था कि इसमें अगर आप देखें तो जब आप एक और ट्राइंगल कंज्यूम करोगे तो ट्राइंगल हो जाएगा 0 और टोटल हो जाएंगी 7। तो इस पूरे पे स्क्वायर चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो स्क्वायर अभी भी 3/7 रहेगा और रेड अभी भी 4/7 रहेगा। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये आप की जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसको चेंज मत करिएगा। इवन इफ द वैल्यू इज 0 तो 0 लिख ही रहने दें। दिमाग में याद रहता है कि आपकी ये 3 पॉसिबिलिटीज थी और 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपने यहाँ पर लिख दी हैं। इवन दो कि ऑब्वियसली अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी 0, क्योंकि 3 ट्राइंगल खा ही नहीं सकते। ट्राइंगल को है ही 2। ठीक है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है। तो ये आपकी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये मैंने वैसे ही 3 वाली अटेम्प्ट्स वाली बना दी थी। अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, अदरवाइज ये इसी तरह आपने फिल करनी होती है, वो 2 आए या 3 आए, आपके फिल करने की लॉजिक जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है तो इस बारे में। नहीं, अच्छा। सर कैन यू अब रिपीट प्लीज? नो, आई कैन नॉट। आमना लेट हो गई हो। राबिया कल नहीं आई थी आप? नहीं। मैंने कहा था आज क्लास जो है ना, वो मैं पहले मैसेज भी करने लगा, मुझे था शायद पता वो कल, मैंने मुझे याद ही नहीं था कि आप नहीं आई। क्लास 3:30 में स्टार्ट की थी हमने। आप लेट हो गई आज। खैर, मुझे अभी आपने क्लास बताया चलेगी। नहीं। वही ना, मुझे था कि कल आई होगी शायद। आमना, कल कहा तो था क्लास 3 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे स्टार्ट होगी। अच्छा। तो ये देखो, इसमें उसने आपको ट्री डायग्राम पहले से दी हुई है और आपने सिर्फ वैल्यूज फिल करनी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो ये हमने कल वाली क्लास में ही डिस्कस किया था कि इन एनी गिवन इंस्टेंस आपकी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम जो है फॉर द गिवन ब्रांच 1 होना चाहिए। तो दैट वुड मीन कि आपकी इस पूरी ब्रांच का सम 1 होना चाहिए, इसका सम 1 होना चाहिए और इसका सम 1 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपकी एक वैल्यू 0.35 है तो 1 में से माइनस कर दें, आपकी दूसरी वैल्यू क्या होगी? 0.65। ये भी 0.65 और अबव 14 ये 0.35 और ये 0.65। ठीक है। अब जब आप ट्री डायग्राम बना लेते हैं स्टार्ट में, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप पहली दफा ये प्रॉबिलिटी कर रहे हैं चैप्टर, तो इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आप सामने उसके पेयर्स बना लें। ठीक है। पेयर्स बना के लिख लें ताकि आपको बार बार ट्री डायग्राम की तरफ जाके ना देखना पड़े। तो पेयर देखें अबव 14 का,
एंड अबव 14 का, ठीक है, 14 नंबर्स नहीं है, 14 डिग्री सेल्सियस है। और ये अबव 14 का, ये दूसरे वाला अबव 14 एंड बिलो 14 का। फिर ये अनश्योर है और अबव 14, और ये वाला वही वाला, ये जो भी। अच्छा, ये आपके 4 पेयर बनते हैं। अब अपने क्वेश्चन पढ़ लें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लें कि कौन सा पेयर आपको सेटिस्फाई करता है। प्रोबेबिलिटीज में विद इन द पेयर अहम क्या होता है? पेयर के अंदर पेयर की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करते हैं? सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मल्टीपल पेयर्स हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उनको ऐड करते हैं। तो बी पार्ट कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द टेम्परेचर वाज अबव 14 ऑन बोथ डेज। तो अबव 14 वाला पेयर देख लें, वो आपका पहले वाला पेयर ही बनता है। तो दैट वुड मीन कि ये दोनों वैल्यूज आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.1225। सी पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेम्परेचर इज अबव 14 ऑन वन ऑफ द 2 days। तो अबव 14 होना चाहिए, बट ऑन वन ऑफ ओनली ऑन वन ऑफ द 2 days। ये ओनली ऑन वन ऑफ द 2 days का मतलब क्या है? कि दोनों दिन अबव 14 नहीं हो सकता, वन ऑफ द 2 days पे हो सकता। तो अब जाके अपना पेयर देखो, इसमें दोनों दिन है, ये पेयर यूज नहीं होगा। लास्ट वाले में दोनों बिलो है, ये भी पेयर यूज नहीं होगा। जो आपके ये दोनों पेयर्स हैं, ये दोनों पेयर यूज होंगे, क्योंकि इन दोनों में एक बिलो 14 है, दूसरा अबव 14 है, ठीक है। तो एक पेयर यूज होगा 0.35 इंटू 0.65, दूसरा पेयर होगा 0.65 इंटू 0.35। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पहले वाले को फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.455। अच्छा, अगला देखें। अगले वाले में कह रहे हैं कि आपके पास एक स्पिनर है 1 2 3 4 5, उसके सामने स्पिनर पे उसने दिखाया भी हुआ है, वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि स्पिनर जो है दैट इज ओनली गोइंग टू स्पिन वंस, व्हिच मींस प्रोबेबिलिटी डायग्राम इज नॉट अ कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो अगर एक दफा स्पिन करोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 1। अब कल हमने देखा था कि अगर आपके पास सिंगुलर स्पिन्स हैं या आप सिंगुलर अटेम्प्ट्स कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज गोइंग टू बी 3। तो इस पूरे केस में 3 आने की कितनी फेवरेबल आउटकम्स है? 1। टोटल कितनी आउटकम्स है? 5। तो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5, ठीक है। अब सिमिलरली इन सारे नंबर्स में से इवन कितने नंबर्स हैं? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 2। टोटल आउटकम्स कितने हुए? 5। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5, ठीक है। और बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि द स्पिनर इज स्पन ट्वाइस। ये मैंने आपको कल बना के भी दिखाई थी, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम जो एग्जामिनर आपको बना के देता है, और उसने यहां पर आपको ऑपरेशन भी बता दिया कि क्या यूज कर रहा है वो, ठीक है।
अच्छा, आपके पास्ट पेपर में ना एक क्वेश्चन है जिसमें ये वाले बॉक्सेस ना शेड किए हुए हैं। तो इन बॉक्सेस को शेड करने का मतलब ये है कि सेम नंबर्स हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिफरेंट नंबर यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सेम नंबर्स को अगर यूज नहीं कर रहे तो दैट डज नॉट मीन कि वो टोटल में कंसिडर नहीं होते। ये नहीं करना कि काउंट करते वक्त ये सारी जो रो है वो पूरी को ही निकाल दिया। अभी देखो तो टोटल 36 आउटकम्स बन रहे होंगे, सिक्स अभी टोटल देखो तो टोटल 25 बन रहे हैं, फाइव एक के फाइव दूसरे के, टोटल 25 हो गए। तो ये नहीं कह देना कि 20 आउटकम्स है टोटल, नहीं। वो रो कंसिडर नहीं कर रहे, दैट डज नॉट मीन कि वो रो एज अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। डाइस रोल करोगे वन वन आ सकता है, आप कंसिडर नहीं कर रहे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो पॉसिबिलिटीज विल रिमेन द सेम, सिर्फ आपकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसा नहीं है। तो सिंपल आपने सम करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि टेबल फिल करने के आपको दो नंबर मिल जाते हैं। तो आप 4 + 3 7 कर दें, 5 + 3 8 कर दें, 4 + 1 5 कर दें, 2 + 4 6 कर दें, 3 + 4 7 कर दें, 4 + 4 8 कर दें, 5 + 4 9 कर दें, 5 + 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 9 and 10। ठीक है, आपकी ये होगी। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज 4। अब आउटकम इज 4। अब सिंगुलर स्पिन की बात नहीं हो रही। सिंगुलर स्पिन आपकी ए पार्ट तक थी, बी पार्ट में आपकी डबल स्पिन है, और डबल स्पिन के बाद भी जो स्कोर आता है उसको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो यहां पर लिखा हुआ है। और जो आपका पार्ट है वो जो पूछ रहा है, जो आप सॉल्व कर रहे हो, वो बी पार्ट का आगे फॉलोइंग पार्ट है। विच मीन्स आप बी पार्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करोगे तो आपने ये देखना है कि 4 कितनी दफा आ रहा है। तो 1 2 3, ये वाले फोर्स कंसिडर नहीं कर लेने क्योंकि ये ओरिजिनल इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, ये एडिशन के बाद नहीं आए हुए। तो यहां पर सिर्फ सम ऑफ स्कोर्स कंसिडर हो रहा है विच इज 3। तो 3/25। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज ग्रेटर देन 7। तो आउटकम इज ग्रेटर देन 7 कौन कौन सी है? ग्रेटर देन 6, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सो देर आर 10 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें। ये मेरे ख्याल है आपको मेंटली करना पड़ेगा। इसमें ट्री डायग्राम बन सकती है। ठीक है, और ट्री डायग्राम हमेशा उन केसेस में बन सकती है जहां पर भी आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल ट्राइज होती हैं, मल्टीपल आउटकम्स होती हैं। ठीक है, अब इस पहले पार्ट में तो आप सिंपल देखिए, वो कह रहे हैं कि शी टेक्स वन ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम। सिर्फ एक ही कार्ड निकाल रही है, विच मीन्स बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज होगा, विच इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि वो देखती है कार्ड को, नंबर नोट करती है और रिप्लेस कर देती है, विच मीन्स टोटल चेंज नहीं हुआ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड शोज एन ऑड नंबर। तो टोटल आउटकम्स आर 9। ऑड नंबर आपने देखना है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपकी कितनी बनती हैं ऑड नंबर को लेके? 1 2 3 4। तो 4/9 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर ई पार्ट। बट बी पार्ट कह रहे हैं कि मनदीप टेक्स वन ऑफ द कार्ड एट रैंडम, नोट्स द कलर एंड रिप्लेसेस इट। अभी भी रिप्लेसमेंट की बात ही चल रही है। शी देन टेक्स अ सेकंड कार्ड एट रैंडम। तो इस दफा आपके पास टोटल कितनी अटेम्प्ट्स हैं? 2 अटेम्प्ट्स हैं। और हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमेशा 2 अटेम्प्ट्स आपकी सिंगल गो में नहीं होती, आप हमेशा अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट चलते हो। और अब अगर आप सोचो, जरा थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो 2 अटेम्प्ट्स हैं, दैट वुड मीन कि आपके पास ट्री डायग्राम बनेगी। ठीक है, मूसा, अगर इस केस में ट्री डायग्राम बनानी होती तो ट्री डायग्राम की कितनी ब्रांचेस बनती? 9। लानत है तुम्हारे ऊपर। जी आमना, है। अगर फिर 6 गलत है आमना,
कितनी? एक सेकेंड। 6। सही सही कह रही हो, सही कह रही हो, 6। वेट 6 आपके पास। हाँ हाँ सही कह रही है, 6 बनती। आपकी मुसर नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है वो नंबर ऑफ कैटेगरीज पर डिपेंडेंट होती है मेरी जान। तो इसमें 1 2 5 6 7 8 आपके पास सिर्फ यही कैटेगरीज है, तो आप 6 अच्छा ब्रांचेस अच्छा बनाते। अच्छा। ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब आपने 2 कार्ड लिए। अब ट्री डायग्राम तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते, लेकिन विजुलाइज हमने वही करना है। ठीक है। सिंस ये विद रिप्लेसमेंट है, दैट वुड मीन्स के काउंट तो कम नहीं होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि बोथ कार्ड्स शो द नंबर 1। ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं उस पेयर में। ठीक है, 2 पेयर बनाने हैं ना। तो उस पेयर के पहले नंबर में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और दूसरे नंबर में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस पेयर की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन को जाके देखो। 1 को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 दफा रिपीट हो रहा है, विच मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, तो 2/9 1 की प्रोबेबिलिटी है, पहले वाले 1 की। सिंस विद रिप्लेसमेंट है, तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी भी 2/9 ही है। हैंस टोटल क्या बना? 4/81। ठीक है। और अब सी देखो। सी में दोबारा कह रहे हैं कि वो 2 कार्ड्स ले रहे हैं। राबिया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक कार्ड कम होगा। कि कार्ड आपका कम होता जाएगा। ठीक है। और कौन सा कार्ड कम होगा? जो भी आप पहले वाली अटेम्प्ट में कार्ड को ड्रॉ करोगे वो वाला। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मनदीप टेक्स 2 कार्ड्स, 2 ऑफ द 9 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। शी कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। तो अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका लेस देन 5 होना चाहिए 2 नंबर्स का, विच मीन्स 1,1 हो सकता है। ठीक है, 2 1 है ना। तो पहले पे 1, दूसरे पे भी 1, आपका जो प्रोडक्ट है 1 1 × 1 वो लेस देन 5 है। ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के देख सकते हो, बट इस केस में थोड़ा सा मसला हो जाएगा क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अगर दिमाग में कर सकते हो तो प्लीज कर लें। पहली दफा में 1, दूसरी दफा में भी 1। पहली दफा में 1, दूसरी दफा में 2, फिर 1, और फिर 4 गिवन नहीं है, 5 गिवन है। वो आप पिक कर नहीं सकते क्योंकि 1 × 5 5 हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट लेस देन 5 नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर 1। 2 × 1 = 2। 2 × 2 इज ऑल्सो 4, विच इज लेस देन 5। और इसके अलावा और कोई पेयर नहीं हो सकता। ये सारे पेयर्स आपके पास मैक्सिमम है जो बन सकते हैं, जो ये बन रहे हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो ये देख लो, ये ऐसे होगा क्योंकि 2 दफा कर रहे हो। तो कैटेगरीज क्या थी? 1 2 5 तो मुझे 6। आपकी सारी बातें ना समझ आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। है, कुछ पूछना है तो पूछो। डेली सर आप पढ़ाए, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, बाकी मैं आगे वाले नहीं बना रहा। ठीक है। तो इसमें से भी आप देख सकते हो कि वो सारे पेयर जिनका प्रोडक्ट आपके पास लेस देन 5 बन रहा है।
तो वो देखो 1 1 1 1 का पेयर है, 1 2 का पेयर है, 2 1 का पेयर है, और 2 2 का पेयर है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, लेस देन 5 हो। ठीक है। अब बात आ जाती है प्रोबेबिलिटीज की। जिस तरह राबे ने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज चेंज होंगी, -1 होगा। ठीक है। तो आपके पास पहले 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/9, क्योंकि दो 1 थे और टोटल 9 था। अब जब एक 1 आपने यूज कर लिया तो आपके पास एक 1 रह जाएगा और टोटल 8 हो जाएंगे। तो 1/8 आपके सेकंड 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में फर्स्ट 1 की प्रोबेबिलिटी 2/9 होगी। अब सेकंड वाला 1 तो नहीं है, बट टोटल तो अभी भी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक 1 आपने यूज कर लिया। तो टूज आपके पास टोटल कितने? 3 टूज हैं। तो नेक्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। अब अगले थर्ड पेयर पे आ जाओ। पहले 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/9। अब अगला नंबर 2 तो नहीं है, बट काउंट तो आपका चेंज हो जाएगा। आपके पास 1 इस दफा 2 है, तो 2/8। और लास्ट वाले केस में 3/9, 2/8। 3/9 टूज के लिए और 2/8 भी टूज के लिए। अगर किसी भी केस में पेयर की समझ नहीं लगी या प्रोबेबिलिटीज की समझ नहीं लगी, प्लीज पूछ लें। मल्टीप्लाई क्यों किया नहीं समझ लगी, वो पूछ लें। एंड पे जो करने लगा हूं वो नहीं समझ लगी, प्लीज वो पूछ लें। 2/72, 6/72, 6/72 एंड 6/72। तो टोटल ऐड कर लें, ये आपके पास बन जाएंगे 6 6 18 20 20/72। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि फाइनल आंसर है, अब फर्क नहीं पड़ता। जी अरहम भाई, जी सर जी। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। पक्की बात है? जी जी पक्की बात है। ओके, ठीक है। मूसा, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। फातिमा? नो सर। अच्छा, मानव, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब ये देखिए, ये दोबारा वही है कि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके अंदर उसने, अब ये मुझे कैसे पता, विदाउट रिप्लेसमेंट उसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में ना भी लिखता ना तो मुझे कैसे पता लगना था? ये देखो, यहाँ पर 16 है टोटल, यहाँ पर 15 हो गया, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड इमीडिएटली कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है। तो अब मैंने पहले केस में ब्लू को क्रॉस ओवर किया, तो ब्लू की वैल्यू एक कम हो गई। ठीक है। अब अगली जितनी भी हैं उसमें टोटल तो कम हो गए हैं, बट उनकी वैल्यूज कम नहीं हुई, विच मीन्स जो ग्रीन है वो अभी भी आपके पास 3 है, जो रेड है वो अभी भी आपके पास 6 है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में रेड मेरे पास कम हो जाएंगी, यस। ग्रीन और जो ब्लू है दे विल रिमेन अनअफेक्टेड। और सिमिलरली लास्ट वाले में मेरे पास ग्रीन कम हो जाएगी, बट रेड विल स्टिल रिमेन अनअफेक्टेड। ये मैंने फिल कर दिया, 2 नंबर मुझे मिल गए इसके। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 1 रेड होना चाहिए। वो सब भाई, एटलीस्ट 1 रेड, सॉरी ये तो फातिमा की डोमेन थी। फातिमा, अंग्रेजी लिखी हुई है, एटलीस्ट 1 ऑफ द काउंटर्स इज रेड। व्हाट डू वी मीन बाय एटलीस्ट 1? सर मतलब एक तो होना चाहिए। नहीं फातिमा, ये तो अंग्रेजी भी आपने इसी तरह एक्सप्लेन नहीं किया यार, ऐसे तो नहीं करा यार। हमें समझाओ कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। सर मिनिमम। मिनिमम, हाँ ठीक है। तो आपके पास एज पर द स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि मिनिमम जो है ना वो 1 रेड तो होना चाहिए। अब अरहम भाई मिनिमम 1 रेड होना चाहिए, मैक्सिमम कितने रेड हो सकते हैं?
मैक्सिमम सर 2 हो सकते हैं क्यों? सर। एक ही कॉम्बिनेशन है रेड रेड। मैक्सिमम 2 रेड क्यों हो सकते हैं, मैं ये पूछ रहा सर जी मैक्सिमम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट रोल किया उसमें भी रेड था। आ गया, दूसरे में भी रेड आ गया, फिर बात खत्म। हाँ, मैक्सिमम 2 रेड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मैं निकाल ही सिर्फ 2 दफा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ज्यादा दफा निकाल रहा होता तो ज्यादा रेड भी हो सकते थे। एग्जैक्टली। तो उसने क्वेश्चन ने कहा है कि एटलीस्ट 1 रेड होना चाहिए, तो पहला पेयर देखो तो वो ब्लू ब्लू का बन रहा है, विच इज यूजलेस टू अस। ब्लू और रेड, सर इधर ये एक पेयर डिनोमिनेटर है। 15 नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मैंने गलती से 16 लिख दिया। थैंक यू हमने, ये 15 हो गया। ठीक है। अच्छा, तो आपका पहला जो पेयर है ब्लू रेड का, वो यूजफुल है। बाकी कोई और पेयर उसमें यूजफुल नहीं है। अगले वाले केस में सारे पेयर ही यूज होंगे। रेड ब्लू भी यूज होगा, रेड रेड भी यूज होगा, और रेड ग्रीन भी यूज होगा। ठीक है, और लास्ट वाले में ग्रीन और रेड यूज होगा। तो आपके पास ये सारे पेयर्स हैं जो आपने यूज करने हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी है और आपने इनको ऐड कर देना है। अच्छा, अब ये ब्लू रेड और जो रेड ब्लू है, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो आप एक ही फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। बट अगर आप दोनों की लेजर फाइंड करना चाहते हो तो मसला कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई करें, 42 डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स 15 कितना होता है? 16 टाइम्स 15 240। तो 42 डिवाइडेड बाय 240। अगले वाला देखो, तो दोबारा न्यूमरेटर 7 टाइम्स 6 42 ही बन रहा है, तो 42/240। अगले वाला देखें, 30/240। अगले वाला देखो, 18/240। और लास्ट वाला 18/240। कल मैंने इसलिए कहा था कि डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन को कभी भी सिंप्लीफाई ना करना। अभी देखो तो सारों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। तो इट विल बी मच इजियर फॉर अस टू ऐड अप। पेपर में प्लीज ये ट्री डायग्राम पे मत करिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए वहां पर कर रहा हूँ। तो 42 प्लस 42 84 हो जाएगा। 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150। तो 150/240 हो गया। 150/240। अब सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर लें एज 5/8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/8। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी है और जो वैल्यूज है वो दी नहीं हुई, वो दी ही वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि ब्लैक आपके पास अगर x/12 है, तो दूसरी आपके पास 12 - x/12। ठीक है, और 12 - x क्यों का है? क्योंकि टोटल 12 है आपके पास, तो अगर ब्लैक आपके पास x है तो वाइट निकालने के लिए टोटल में से माइनस करेंगे ब्लैक को। तो उसने वही किया हुआ है। अच्छा, अब वाइट की जो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालने के ना बड़े 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंस ब्लैक आपका कम हुआ है बाय 1, तो आप न्यूमरेटर को 11 कर दो और डिनोमिनेटर अपना वाइट का सेम रखो, विच इज 12 - x। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप वो यूज करें कि किसी भी गिवन इंस्टेंस पे आपकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होता है, तो दूसरे की मिसिंग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अगर आप इस पे आते हो तो वाइट क्रॉस करोगे तो वाइट में से -1 होगा, तो डिनोमिनेटर तो 11 हो जाएगा, वो तो पता है। न्यूमरेटर ब्लैक का x ही रहेगा, वाइट का क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 11 - x। ठीक, ये आपके पास ट्री डायग्राम फिल हो गई। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि आपने एक्सप्रेशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल टेकिंग वन बॉल ऑफ ईच कलर, सेम नहीं होनी चाहिए, ईच कलर होनी चाहिए। तो दैट वुड मीन कि ब्लैक और वाइट हो सकती है,
वाइट और ब्लैक हो सकती है। तो ये थोड़ा सा अलजबरा का क्वेश्चन हो जाएगा कि आप ब्लैक और वाइट को मल्टीप्लाई करो, दैट वुड मीन कि आप x/12 को मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस x/11 के साथ, और वाइट और ब्लैक को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 12 माइनस x/12 मल्टीप्लाई विद दिस। अब देखो यहाँ पर जो है वो दोबारा दोनों सेम ही है, सेम मल्टीप्लाई करना चाहते हो दो दफा, बहुत ज्यादा शौक है अलजबरा करने का, प्लीज दो दफा आप कर लो, अदरवाइज दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो। ठीक है, इतना खुद को जुल्म करने की जरूरत नहीं है खुद पे। तो यहाँ से जो भी आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें जरा। न्यूमरेटर में हो जाएगा 12x माइनस x² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 66। ये आपका सॉल्व हो गया। अब अगले पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ब्लैक होने की इज 14/33। ठीक है, तो आप एक इक्वेशन बनाएं और आप x की वैल्यू निकालें। अब देखो उसने हमारे पास जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो वेरिएबल फॉर्म में है, जो उसने दी हुई है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो हम दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, ब्लैक और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, विच मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो x/12 को एंड x-1/11 को मल्टीप्लाई कर लें, तो x/12 x-1/11। पिछले वाला यूज ना कर लेना, क्योंकि पिछले वाला ईच कलर के लिए था, ये वाला स्पेसिफिकली ब्लैक कलर के लिए, इक्वल्स टू 14/33। तो ये हो गया x² माइनस एक्स इक्वल्स टू 14/33 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। सॉल्व करें, 11 1 11, 11 3 33, 3 1 3, 3 4 12, तो 4 टाइम्स 14 कितना होता है? 56। 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करना चाहें, पेपर 1 होगा तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिएगा, अगर पेपर 2 हुआ तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से भी अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो ये x-8 प्लस 7 इंटू x-8, यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल रही हैं, एक 8 है और एक -7 है। अब -7 तो हो नहीं सकती, क्योंकि काउंटर आपके पास -7 तो हो नहीं सकता। तो x इज इक्वल टू 8 आपके पास आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या निकालें? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। ब्लैक बॉल्स को उसने रिप्रेजेंट किससे किया हुआ था? x से, तो हेंस आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई है। x इज इक्वल टू 8 आपके पास फाइनल आंसर। जी, सर जी जाएं, सर जी जाएं। जाओ 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 जाओ। छुट्टी किधर जाएं? कहाँ जाएं सर? घर जाओ, अल्लाह हाफिज। सर घर ही बैठे हुए हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सर एक सर जी आज हम भी साथ बार बैठ के क्लास कर देंगे। एक एक सेकंड आमना, एक सेकंड, एक सेकंड यार आराम। जी आना, पूछो कुछ बोलो, आमना बोलो। ए पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ए पार्ट में आमना वो कह रहा था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर, विच नहीं मीन फिर सेम कलर नहीं। टी डायग्राम वाला। ओ अच्छा अच्छा, वो वाला ओके 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 ओके। आमना इसके अंदर ये देखो, ये वही वाली लॉजिक फॉलो कर रहे हैं जो हम पहले भी करते हुए आए थे, कि आप जिस काउंटर को भी क्लियर करोगी उसको -1 कर देना। ठीक है, तो आपने ब्लैक को क्रॉस किया तो ब्लैक -1 हो जाएगा। ब्लैक पहले कितना था? x, अब कितना हो जाएगा? x-1। टोटल कितना था? 12, अब कितना हो जाएगा? 11। तो अब फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट टोटल तो 11 ही रहने वाला, तो इसलिए व्हाइट के डिनोमिनेटर में भी 11 ही लिखती है। सिंस आपने क्रॉस ब्लैक को किया तो व्हाइट शुड रिमेन अनचेंज, और व्हाइट आपके पास 12 माइनस एक्स है, तो हेंस आपकी फ्रैक्शन बनी 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स डिवाइड बाय 11। और फिर नीचे और इट्स ब्लैक इज द सेम बिकॉज अनचेंज्ड है। हाँ वाइट में हमने हाँ बस एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।